तो स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ सीखने को कुछ नया। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ फिजिकल एजुकेशन का सीबीएसई का क्लास 12th का क्वेश्चन पेपर, वो भी प्रीवियस ईयर, यानी कि 2020 का फिजिकल एजुकेशन का सीबीएसई का पेपर आपके सामने है। सेट नंबर 4 आपके सामने है, कोड नंबर 75 दिखाई दे रहा है। पिछले ईयर किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आया वो आपको देखने को मिलेगा और उसके आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगा। प्रीवियस ईयर के पेपर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन के साथ आपको अवेलेबल हो जाएं। चलिए सीखना शुरू करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 70 है 3 आवर्स के लिए। 34 प्रश्न हैं इस प्रश्न पत्र में और ये बाइलिंगुअल है, यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में मौजूद है। देखिए पहला क्वेश्चन है, 34 टीमों के एक नॉकआउट टूर्नामेंट में कितने मैच होते हैं? तो देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, नॉकआउट। इसमें मैच निकालने का तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ टीम -1, यानी कि अगर 34 टीम है तो मैच कितने होंगे? 33। नॉकआउट में बड़ा आसान होता है, नंबर ऑफ टीम -1। लीग के लिए फॉर्मूला अलग होता है, जब आएगा तब सिखाएंगे। इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इंट्राम्यूरल, देखिए इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता का क्या होगा? विद्यार्थियों के बड़े समूह को अवसर प्रदान करना, अंतर विद्यालयी प्रतियोगिता में भाग लेना, अंतः विद्यालय प्रतियोगिता करवाना, उपरोक्त सभी नहीं। इंट्राम्यूरल का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के एक बड़े समूह को अवसर प्रदान करना। अगला है, चीनी में उपस्थित खाद्य घटक क्या है? देखिए चीनी मीठा होता है, उसके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला, अब देखिए ये सब कुछ आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे इंग्लिश में समझना है वो वीडियो को पॉज करके समझ लेगा। अगला, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी, अमरूद, दूध, अंडा, केला। क्या? अमरूद। विटामिन सी पाया जाता है अमरूद में। अगला देखिए, आसन जो सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने में सहायक है, मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्पफुल आसन, देखिए कौन सा है? शवासन, शलभासन। देखिए शवासन तो कॉर्प्स पोज होता है, मरे हुए की तरह। शलभासन होता है टिड्डे वाला पोज, लोकस्ट पोज। पद्मासन ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, लोटस पोज। वक्रासन, देखिए इन चारों में सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने के लिए शवासन का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, गोमुखासन, चक्रासन और मत्स्यासन किस रोग के उपचार में सहायक हैं? देखिए ये तीनों के तीनों हम्म, मधु मधुमेह, अस्थमा, पीठ दर्द, मोटापा, किसमें? अस्थमा। अस्थमा में इन तीनों आसन का खूब प्रयोग किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। अगला, ऐसी स्थिति जब बच्चा समाज में खुद को समायोजित नहीं कर पाता या उसके मित्र नहीं होते तो वह किससे पीड़ित है? अब देखिए समायोजित नहीं कर पाना मतलब समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता और उसका कोई मित्र नहीं होता, वो किससे पीड़ित है? इसका उत्तर थोड़ा सा यहाँ पर एएसडी और ओडीडी, ये दोनों ही ऐसे डिजीज होते हैं जिसमें एक व्यक्ति समाज में एडजस्ट नहीं कर पाता और उसका कोई मित्र जल्दी नहीं बनता है। एएसडी होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और ओडीडी होता है ओपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर। इन दोनों में ही एक बच्चा समाज में एडजस्ट नहीं कर पाता, उसका कोई मित्र नहीं होता। इसका और में क्या है? ओसीडी क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्या है ये? इसमें ये किस प्रकार का विकार है? तार्किक विकार, चिंता का विकार, बार बार दोहराए जाने वाला विकार या उपरोक्त सभी? यहाँ फिर हिंदी में मिस्टेक, मतलब यहाँ पर फिर से दो ऑप्शन बनेंगे, चिंता का विकार और बार बार दोहराया जाना, ये दोनों ही यहाँ पर सही बैठते हैं। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर बोर्ड में फंसता है तो देखिए कायदे से तो इंग्लिश को सही माना जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, पर यहाँ पर बोर्ड हो सकता है 1 मार्क्स सभी को दे दे, क्योंकि भाई दो दो ऑप्शन बनते हैं ना। इंग्लिश के हिसाब से अगर देखें तो इंग्लिश में एनजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है,
तो इंग्लिश में एक आंसर बन जाएगा इसका, लेकिन हिंदी में दो दो, हिंदी वर्जन में दो दो आंसर बन रहे हैं। तो खैर, अगला, संज्ञानात्मक अक्षमता के कारण कौन सी शारीरिक गतिविधियों में कठिनाई आती है? इंग्लिश में कॉग्निटिव डिसेबिलिटी यानी कि संज्ञानात्मक अक्षमता में कॉज डिफिकल्टी इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, मतलब किस कार्य में मुश्किल पैदा कर सकता है? पढ़ने में, लिखने में, मैथ को समझने में, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, इन सभी में दिक्कत उत्पन्न कर सकता है। अगला है, रजोदर्शन से आप क्या समझते हैं? रजोदर्शन यानी कि मिनार्च। मिनार्च मिनार्च क्या होता है? फीमेल्स में मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना, इसको बोला जाता है मिनार्च। स्कोलियोसिस किस प्रकार का पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, मतलब किससे जुड़ा पोस्चरल डिफॉर्मिटी है? स्कोलियोसिस रीढ़ की हड्डी से जुड़ा पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। सिट एंड रीच टेस्ट किसके लिए किया जाता है? सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी को नापने के लिए किया जाता है। बैरो फिटनेस टेस्ट में क्या शामिल नहीं है? बैरो फिटनेस टेस्ट में मेडिसिन बॉल है, जिगजैग रन है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, 600 मीटर की दौड़ शामिल नहीं है। अथवा में देखिए, रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट कार्डियोवास्कुलर फिटनेस यानी कि हृदय वाहिका पुष्टि, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना? देखिए, इंग्लिश में भी अगर आपको देखना है आप आसानी से देख सकते हैं और यहीं से समझ सकते हैं। अगला है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कौन कौन सी मूवमेंट पॉसिबल है, मतलब कौन कौन सी क्रियाएं संभव है? तो बॉल एंड सॉकेट में रोटेशन भी हो सकता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी हो सकता है, सरकमडक्शन भी हो सकता है, मतलब ये उपरोक्त सभी क्रियाएं हो सकती हैं। अगला, त्वरण के नियम को इस नाम से भी जाना जाता है। त्वरण का नियम, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, जिसको कि हम बोलते हैं मोमेंटम का लॉ, लॉ ऑफ मोमेंटम, ये इसका आंसर होगा सी। अब देखिए, मैचिंग करने को दिया है, मैच करना है, रगड़ यानी कि एब्रेशन, इसको किसके साथ मैच करेंगे? एब्रेशन जोड़ों की चोट है ना, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, बिल्कुल सही। तो देखिए, जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको करने का एक तरीका बताता हूं। अब मुझे चारों में से एक कम कंफर्म हो गया, रगड़ किसका है? सॉफ्ट टिश्यू का है। तो अब चारों में से एक कंफर्म होते ही मैं मैच कर लूं जरा, पहले का दूसरा है क्या? ये रहा पहले का दूसरा। भाई इसमें पहले का तीसरा बता रहा है, गलत। पहले का चौथा बता रहा है, गलत। पहले का पहला बता रहा है, इसमें गलत। ये रहा पहले का दूसरा। चलो इसी को देखते हैं, एक ही फिट बैठता है। अगला देखते हैं, कच्चा अस्थि भंग मतलब ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किसका चोट है? हड्डियों की चोट है, बिल्कुल सही, ये फिट बैठ रहा है। कंधे के जोड़ का विस्थापन मतलब शोल्डर डिसलोकेशन, ये जॉइंट की चोट है, बिल्कुल ठीक। भाई तीसरे का पहला, बिल्कुल ठीक। पुष्टि में कमी यानी कि फिटनेस में कमी होना, लैक ऑफ फिटनेस, तो ये खेल में चोटों का कारण, यानी कि चौथे का तीसरा, बिल्कुल सही। यानी कि इसका आंसर है ये क, ए वाला इसका आंसर है। अगला, जीव यांत्रिकी निम्नलिखित में से किस में मदद करता है, यानी कि बायोमैकेनिक्स इन चारों में से किस में हेल्प करता है? तो बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स की तकनीक को यानी कि टेक्निक्स को सुधारने में मदद करता है, बिल्कुल सही। स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स को डिजाइन करने में मदद करता है, उनके डिजाइन को सुधारने में मदद करता है, बिल्कुल सही। और परफॉर्मेंस को सुधारने में मदद करता है, बिल्कुल सही, यानी कि इन सभी में मदद करता है। अगला है, घर्षण बल किस पर निर्भर करता है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स किस पर निर्भर करता है? सतह के प्रकार पर, हाँ बिल्कुल। और वस्तु की सामग्री मतलब किस चीज से बना हुआ है, बिल्कुल सही, यानी कि इन दोनों से। भाई देखो, बिल्कुल शीशे जैसा प्लेन कुछ हो तो उस पर फ्रिक्शन कम होगा, लेकिन सड़क पर ज़्यादा होगा। और ऐसे ही आप लोहे के टायर बना दो अगर, तो उसका फ्रिक्शन कम होगा, लेकिन अगर रबड़ के टायर हैं तो उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। तो वस्तु की सामग्री पर भी निर्भर करता है, यानी कि 16th का आंसर नंबर सी, ए और बी दोनों।
वही देखिए, आप इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर क्लियर नज़र आ जाएगा, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगला, भावनात्मक अस्थिरता यानी कि इमोशनल अनस्टेबिलिटी, चिंता यानी कि एंजाइटी, और उदासी यानी कि सैडनेस कौन से व्यक्तित्व के गुण हैं, मतलब किस पर्सनालिटी के डायमेंशन है। तो ये है बहिर्मुखता न, ये तो सबसे खुल मिल के रहता है। सहमतता न, ये भी दूसरों से सहमत होता है। खुलापन, ये भी नहीं। मनोविक्षुब्धता यानी कि मेंटली डिप्रेस्ड, इसको बोलते हैं न्यूरोटिसिज्म। किसी खिलाड़ी का आक्रामक व्यवहार किससे प्रभावित होता है? आक्रामक व्यवहार यानी कि एग्रेसिव बिहेवियर, किसी स्पोर्ट्स पर्सन का एग्रेसिव बिहेवियर किस चीज से प्रभावित होता है? टीम के साथ भावनात्मक लगाव होने से, पहचान होने से। बिल्कुल, अगर टीम के साथ लगाव है तो एग्रेसिव बिहेवियर नहीं होगा, लगाव नहीं है तो हो सकता है। रणनीति की काबिलियत यानी कि जो टैक्टिक्स बनाते हैं उसकी काबिलियत पर बिल्कुल। लक्ष्य के दिशा निर्देश के कारण, मतलब क्या तुम्हारा टारगेट है उसके हिसाब से कैसा तुमको निर्देश मिलता है, बिल्कुल। इन तीनों से आक्रामकता प्रभावित हो सकती है, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला, मीसोमॉर्फ व्यक्तियों की संरचना कैसी होती है? शारीरिक संरचना यानी कि मीसोमॉर्फ का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? वसायुक्त यानी कि फैटी, मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग, बड़ी मांसपेशियों व हड्डियों वाला यानी कि लंबा सा होगा, मांसपेशियां उसकी खूब हैवी होंगी, स्ट्रांग होगा वो, या मोटापा। बताइए। तो जो मीसोमॉर्फ होते हैं उनका बड़ी मांसपेशी और हड्डियों वाला होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग मसल्स और सॉलिड बोन्स। तो यहाँ पे एक और मिस्टेक, अब यहाँ पर ऑप्शन ग है मजबूत, ये भी हो सकता है, क्योंकि भाई मजबूत तो बड़ी मांसपेशियों वाला होगा, तो यहाँ पर फिर से विवाद का प्रश्न बनता है ये। अगला, फार्टलेग प्रशिक्षण का विकास कहाँ हुआ? यानी कि फार्टलेग ट्रेनिंग स्वीडिश है, स्वीडिश यानी कि स्वीडन में इसका विकास हुआ है। अगला, यदि मांसपेशी अनुबंध तथा बल का उत्पादन करने के लिए अपनी लंबाई बदलती है, मतलब अगर कोई मसल फोर्स पैदा करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लेंथ को चेंज करती है, तो वो किस टाइप का कॉन्ट्रैक्शन है, किस टाइप का संकुचन है? तो देखिए, जहां पर लेंथ को चेंज करने की बात आई तभी वो आइसोटोनिक हो गया। जहां पर लेंथ नहीं बदलता वो आइसोमेट्रिक होता। और जहां पर लेंथ के बदलने के साथ साथ कोई निश्चित प्रतिरोध होता, कोई मशीन का प्रयोग होता, रस्सी का, जिम मशीन का, पानी का स्विमिंग के अंदर, तो वो आइसोकाइनेटिक होता। मतलब लंबाई बढ़े घटे लेकिन किसी निश्चित प्रतिरोध के साथ, मतलब तुम एक ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो तो वो आइसोकाइनेटिक होगा, और अगर तुम जमीन पे दौड़ रहे हो तो वो आइसोटोनिक होगा, है ना, याद रखना है। क्योंकि ट्रेडमिल पे निश्चित कर लोगे स्पीड 16 की, 20 की, 15 की, जो भी है उसी निश्चित स्पीड पे दौड़ोगे, मसल हमेशा लगातार सेम फोर्स लगाएगी। लेकिन ज़मीन पे ऐसा नहीं होता, लगातार सेम फोर्स नहीं लगता, इसीलिए वो आइसोटोनिक में काउंट होता है। तो ये 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले आपने कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ तो सीखे ही होंगे, और मैं इसके सेकेंड पार्ट में 21 से लेके 34 तक जो डिटेल क्वेश्चन है 3 नंबर के और उससे ज़्यादा मार्क्स वाले, उनको करा देता हूँ। तो सेकंड पार्ट में आ जाइए, सेकंड पार्ट में चल के सीखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।